बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नीचे की जानब देखा, बस एक कदम और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हर परेशानी से निजात मिल जाएगी। ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान को जीने से ज़्यादा मरना आसान लगने लगता है। इसके साथ भी यही हो रहा था, लेकिन इसकी आंखों के सामने अपने बेटे का चेहरा आने लगा। इसका आगे बढ़ता कदम रुक गया। नहीं, वो अपनी बेटी को दुनिया के आसरे पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसे घर जाना चाहिए। यूं ही वो मुड़ा, इसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था। किसी ने इसे धक्का दे दिया और फिर वो नीचे की जानिब गिरता चला गया। लेकिन इसे धक्का देने वाला कौन था? आखिरी लम्हात में इसके जहन में बस यही ख्याल था कि जमाल जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसको अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत थी कि इस मोहब्बत में मैंने इसे अपने सारे ख़ानदान से दुश्मनी मोल ली थी। मैं इनके घर के बिल्कुल साथ वाले घर में रहता था। जमाल मेरा अच्छा दोस्त था। हमारा घर ज़्यादा ऊंचा था, इसीलिए इनके घर के अंदर के मंजर को मेरे घर के ऊपर खड़े होकर देखा जा सकता था। पर मैंने कभी किसी बुरी नीयत से ताका झाकी नहीं की थी। मुझे पता था कि जमाल एक बहुत अच्छा इंसान है और इसकी बेटी नादिया बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। जमाल की बीवी इस दुनिया में नहीं थी। वो तभी इस दुनिया से चली गई जब नादिया सिर्फ 2 साल की थी। तभी से वो अपनी बेटी का ख्याल रख रहा था, काम पर भी जाता था, घर में इसके लिए खाना भी बनाता था। वो बड़ी हुई तो इसे स्कूल भी छोड़कर आता था, फिर स्कूल से लेकर आता, खुद इसके बाल बनाता, सारे काम वो खुद करता। कहता, एक माँ होने के साथ साथ बाप का किरदार भी अदा कर सकती है। इसी तरह एक बाप भी कभी माँ का किरदार अदा करता, और मैंने जमाल को ये करते हुए देखा था। वो जवान तो था, शादी कर सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया था ताकि नादिया पर कोई सतीली माँ आ जाए। मेरे घर में तो मेरी एक बीवी ही थी और वो भी बीमार रहती थी, इसलिए मैं इन लोगों की ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। जमाल किसी भी मदद नहीं मांगता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया का सबसे बहादुर पर खलूस इंसान है। इसकी जान इनकी बेटी में बसी थी। अगर नादिया को ज़रा सा कुछ हो जाता तो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता था। छोटी सी बात के लिए एम्बुलेंस बुला लेता था। एक दिन इसी तरह इसने एम्बुलेंस वालों को बुला लिया। पता चला कि नादिया के सर में दर्द था। इसने कहा कि अस्पताल यहाँ से दूर है, इसलिए आप लोगों को बुलाया था कि आप लोग जल्दी जल्दी आकर ले जाएं। इन लोगों को गुस्सा आया क्योंकि इनका भी वक्त ज़ाया हुआ था, पर फिर वो बाप की इस दर्जे मोहब्बत को देखकर रश करने लगे। एक दिन मैं अपने घर की छत पर खड़ा था तो मैंने नादिया को एक बहुत ही अजीब हरकत करते हुए देखा। वो बाप जो इसको एक सुई चुभने जाने पर भी इतना परेशान हो जाता था, इसे बाप का कोई ख्याल नहीं था। वो वहाँ पर खड़ी अपने ही बाजू को ज़ख्मी कर रही थी, रो रही थी, इसकी आंखों में आंसू थे, साथ साथ ये काम कर रही थी। अब मैं इसको वहाँ से कैसे रोकता? जाहिर है वो छुप कर खड़ी थी। इसे पता नहीं था कि मेरे घर की छत से इसके घर का ये हिस्सा नज़र आता है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये नादिया बेटी क्या करो, तो मैं जमाल के घर चला गया ये देखने के लिए कि मामला क्या है। मैंने इससे पूछने के कि नादिया ठीक तो है? इसने कहा कि हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल है कि ठीक है। क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इसका मतलब जमाल को पता नहीं था कि नादिया ने अपने साथ वो सब कुछ क्यों किया था, तो फिर इसने ऐसा क्यों किया। बातों बातों में मैंने ये भी जिक्र कर दिया कि आजकल के बच्चे बड़े अजीब हैं, अपनी ज़िद मनवाने के लिए कुछ भी करते हैं। वो मैंने कज़न का एक बेटा है, कहते हैं मुझे बड़े वाला मोबाइल फ़ोन लेकर दो, नहीं तो मैं 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। जमाल ने कहा, हाँ मुझे पता है, आजकल के बच्चे ऐसा ही करते हैं, पर शुक्र है मेरी नादिया ऐसी नहीं। इसका मतलब है कि इसने सब कुछ अपनी कोई बात मनवाने के लिए नहीं किया था। पर फिर इसने ऐसा क्यों किया? इसके घर का वो ख़ास हिस्सा जहाँ पर मैंने नादिया को देखा था, नादिया अक्सर वहीं पर खड़ी होती थी, फिर मेरी तरफ इसकी कमर होती थी, इसलिए मैं ये नहीं देख पाता था कि वो कुछ बोल रही है या क्या कर रही है। पर मुझे कभी कभी इतना ज़रूर दिखाई दे जाता कि इसने अपने बाजू आगे की है और इसको ज़ख्मी करने की कोशिश कर रही है। वो बार बार ऐसा करती थी। मैं इस बात को लेकर बड़ा परेशान था, कहीं इसकी बेटी को कोई मसला तो नहीं था। इसने तो अपनी बेटी की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से की थी, फिर ऐसे घर में रहकर वो नफसियाती तो नहीं हो सकती थी कि अपने आप के साथ ऐसा करे। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि इस मोहल्ले से एक लड़की गायब हो गई है। मैं यूँ सुनकर हैरान रह गया कि हमारे मोहल्ले में भी ऐसे काम होने लगे हैं। यहाँ पर तो इससे पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनने में आई थी। इसी ने कहा कि हाँ, लड़की गायब हो गई है, और जिस लड़के के साथ इसका चक्कर था, इस लड़के के घर पर जाकर लड़की के माँ बाप ने सवाल जवाब किए हैं, पर वो साफ मुकर गया है। कहता है कि मुझे क्या पता लड़की के फ़ोन से
इस लड़की की तस्वीर भी निकली है। मैंने कहा कि कौन सा लड़का है, तो मेरी बेगम ने बताया कि वो जो करियाने की दुकान पर काम करता है। मैंने कहा हाँ, इसका नाम फरीद है, बहुत ही अवाश लड़का है, इसकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं। लोग कहते हैं कि इसने एक ही वक्त में बहुत सारी लड़कियों से चक्कर चला रखा था। मेरी बीवी ने कहा कि हाँ हाँ वही लड़का, अब देखो वो कैसे मुकर गया। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, लड़कियां बेचारी बदनाम हो जाती हैं, लड़कियों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पता नहीं अब इस लड़की को अपने साथ भगाकर कहाँ ले गया, अब कहाँ इस लड़की को बेच आया होगा और ख़ुद मुंह उठा के वापस आ गया। अब इससे कोई सवाल करेगा तो वो कहेगा कि अपनी बेटी को संभाल के रखना था, मैं क्या करूं, मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं बड़ा उदास रहता था। पर आज मेरी बीवी ने कहा कि अगर बच्चे इसी तरह माँ बाप को तंग करते हैं तो फिर अच्छा है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, सब बच्चे बुरे नहीं होते, लेकिन हाँ बच्चों के पीछे इंसान बहुत परेशान रहता है, और ऐसे नहीं कि बच्चे बड़े हो जाएं तो इंसान की परेशानी ख़त्म हो जाती है, वो हमेशा ही परेशान रहता है। जमाल को ही देख लो, कैसे अपनी बेटी को फूलों की तरह रखता है, इसे ज़रा कुछ हो जाए तो कितना परेशान हो जाता है। कुछ दिन गुजर गए थे, मैंने नादिया को फिर से ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा था, लेकिन अभी अभी मुझे इस सवाल का जवाब कहाँ मिला था कि मैं ये सब क्यों करती थी। मैं इसके बाप के सामने इसकी शिकायत नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े तेज़ थे, अगर वो ये काम छुप कर रही थी तो वो मुकर भी सकती थी। पर जमाल एक दिन खुद ही मेरे पास आकर बैठ गया। हम लोग एक चाय की दुकान पर अक्सर बैठा करते थे, साथ बैठकर चाय पीते थे। इसने कहा कि मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन मैं इस रिश्ते को लेकर बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा कि अगर रिश्ता तुम्हारी समझ में नहीं आता तो तुम इनकार क्यों नहीं करते। कहने लगा कि बात ऐसी है कि लड़का तो ठीक ठाक है, लेकिन घर वाले मुझे इसके अच्छे नहीं लगते, समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। मैंने कहा क्यों, अपनी नादिया बेटी का दिल है क्या। मेरा मतलब था कि क्या वो इसके पसंद का रिश्ता है, तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ लड़का अच्छा है पर घर वाले अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा देखो, हमारे माशरे में लड़की की शादी सिर्फ लड़के से ही नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान से ही होती है। अगर शोहर अच्छा है, ख़ानदान वाले अच्छे नहीं, तो बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। मियाँ बीवी अलग भी हो जाएं फिर भी सारी ज़िंदगी कोई ना कोई अमल दखल ज़रूर रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारा दिल मुतमिन नहीं है तो तुम रिश्ता ना करो। इसने कहा हाँ तुम ठीक कर रहे हो। मैंने कोई बात थी जिसे वो करना नहीं चाहता था, और जो बात इसने बताई थी वो आधी अधूरी थी। नादिया को एक दिन मैंने फिर से देख लिया, और इस दफ़ा मैंने ज़रा गौर किया तो मुझे समझ आई कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन पर बात करते हुए वो रो भी रही थी। हम लोग इस माशरे में पले बढ़े हैं, हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हम दूर से देखकर पता चल जाता है कि ये लड़की किससे फ़ोन पर बात कर रही है और किस तरह से बात कर रही है। ज़ाहिर वो किसी लड़के से ही बात कर रही थी। मैं सोचने लगा कि एक तरफ इसका बाप इसके रिश्ता देख रहा है और दूसरी तरफ ये न जाने किसके हाथों खिलौना बनी हुई है जो इसको रुला रहा है। ज़ाहिर है मर्द ही कोई बात करता है तो औरत रोती है, और इसी तरह से औरत को रुलाने के लिए मर्द ही ज़िम्मेदार होता है। मुझे तो इसकी बेचारी लड़की पर तरस आने लगा कि बताएं किसके हाथों बेवकूफ़ बन रही है, लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। इसे जो सब कुछ करना नहीं चाहिए था। आजकल मोहब्बत के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस बारे में तो हम सब लोग वाकिफ़ थे। अब तो मैंने सोचा कि इसके बाप को बता ही दूँ, और चला गया। एक दिन बात करने के लिए मैंने ये नहीं सोचा था कि बताऊँगा कि तुम्हारी बेटे ने अपने आप को ज़ख्मी भी किया है, बस इतना बताऊँगा कि किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था, बाकी वो अपना मामला खुद देख लेता है। इसके घर की बात थी, पर जब मैं घर में दाखिल हुआ तो पहले ही वहाँ से ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि सुनकर हैरान रह गया। वो अपनी बेटी को डांट रहा था, कह रहा था तुम्हारी जुर्रत कैसे है ये सब कुछ करने की, तुमने क्या समझ लिया। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो सकता हूँ, तुम्हें अपने सर पर चढ़ा सकता हूँ तो सर से उतार कर फेंक भी सकता हूँ। तुम कुएं में छलांग मारने की ज़िद करोगी और मैं तुम्हें कहूँगा कि जाओ जाओ शौक़ से जाओ। तुम इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया, रातों की नींद दिन का चैन बर्बाद किया कि तुम किसी और के हाथों खिलौना बन जाओ। मैं समझ गया कि जमाल को पहले ही बात का पता चल गया है और शायद इसे पूरी कहानी का पता चल चुका है। मैं वहाँ से जाने लगा। जमाल अचानक से बाहर आ गया, इसने मुझे देख लिया। वो वही समझ गया कि मैंने बातें सुन ली हैं। इसने कहा आओ असलम बैठो, कैसे आए हो। इसने कहा मैं तो ऐसे ही तुमसे हाल चाल पूछने आया था, लेकिन तुम नादिया बेटे को इतना डांट क्यों रहे थे। तो इसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो कभी कभी थोड़ा डांट भी देना चाहिए, इतने लाड भी नहीं करने चाहिए कि वो बिगड़ जाए। मैंने
कहा, ये बात तो तुमने ठीक कही, मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा ही बताने आया था। जैसे ही मैंने इसे ये बात बताया, मैंने इसकी बेटी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए वो सुना है, तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने कहा, मैंने तो जो देखा है वो बता रहा हूँ। वो तो और भी गुस्सा करने लगा, कहने लगा, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है और आइंदा इस तरह की बात भी ना करना। तुम हमारे घर के साथ रहते हो, तुम्हारा घर हमारे घर से ऊंचा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे घर में ताका झाकी करो। और तुम हमारे घर में क्यों देख रहे थे? पहले तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो। वो तो उल्टा मुझसे ही लड़ने लगा। हम सब जानते थे कि जमाल अपनी बेटी की मोहब्बत में पागल है, इसलिए शायद मेरा यहाँ आने का फ़ैसला ही गलत था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से वापस आ गया। जब मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई तो मेरी बीवी ने कहा, क्यों इनके मामले में बोलते हो? छोड़ो, ये इनका मामला है, जो भी करते हैं करने दो। मैंने कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ही बिला वजह चला गया था। पर वो लड़की मुझे बहुत चालाक लगती है। वो आम लड़की नहीं है, इसे जमाल की मोहब्बत ने पागल कर दिया है। वो जानती है कि मैं अपने बाप को कैसे अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। तभी वो अपने आप को ज़ख्मी कर रही थी, अपने बाप से कोई बात मनवाना चाहती। इस दिन के बाद से मैंने जमाल के मामले में बोलना और अपने घर के ऊपर खड़े होकर इसे पास देखना, इससे सलाम दुआ करना भी छोड़ दिया। इसी ने मुझे अपने घर से जलील करके निकाला था। मुझे बातें सुनाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके मामले में नहीं बोलूँगा। ठीक कहती है मेरी बीवी, भलाई का तो ज़माना ही नहीं। इस बात को तकरीबन 2 महीने गुजर गए। मैं तो हैरान था कि इतने अरसे तक मैंने जमाल से सलाम दुआ तक नहीं की, इसका हाल नहीं पूछा। तो इसे पता चलना चाहिए था कि इसने अच्छा नहीं किया। यूं ही एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा कपड़े सी रहा था, जब मुझे एक लड़के ने आकर ऐसी बात बताई कि मैं दुकान ऐसे ही छोड़कर भाग उठा। वो कह रहा था कि जमाल एक बहुत ऊंची 10 मंजिला इमारत के छत पर खड़ा हो गया है और वहाँ से खुदकुशी करना चाहता है। इसने छत के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया है, यानी कि अब कोई भी छत तक नहीं जा सकता। जल्दी जल्दी रेस्क्यू टीम को फ़ोन करो, कुछ करो इससे पहले कि वो वहाँ से चले। मैंने ये बात क्या सुनी, मैं तो पागलों की तरह भागा। जब जाकर मंजर देखा तो मंजर भी ऐसा ही था। वो ऊपर ही खड़ा था और दूर से हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था वो वहाँ पर अकेला था या वहाँ कोई और भी था, लेकिन वो बिल्कुल किनारे के ऊपर खड़ा था। इमारत की छत की दीवार थी, वो दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ था। इसका पाँव कभी भी फिसल सकता था। मुझे नहीं पता था कि इसके दिल में क्या चल रहा था। हम इसे आवाज़ें देने की कोशिश कर रहे थे, बुला रहे थे। इसकी शक्ल दूर से ऐसे लग रही थी जैसे वो बुरी तरह से रो रहा है। इसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर कोई डर नहीं था। ऐसे लगता था कि इस वक्त वो मरने के लिए कुछ भी कर सकता है। जितनी जल्दी अपने आप को इस सब से आज़ाद कर लेगा, इसको इतना ही सुकून मिलेगा। नादिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं इसका दोस्त था, ये बात सारे मोहल्ले को पता थी। इसीलिए सब मुझे कह रहे थे कि इसे रोको, इससे कहो कि रुक जाए, कोई मसला है तो हमें बताए, हम सब मिलकर इसकी मदद करेंगे। लेकिन वो तो अच्छी कमाई करता था, ऐसा नहीं था कि इसके घर में गुर्बत थी। वो तो अपनी बेटी को एजुकेशन में पढ़ा रहा था, अच्छे कॉलेज में भेजता था। सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन मैं तमाशा देखने वालों में से नहीं था। मैं फ़ौरन वहाँ से भाग उठा, अपने साथ एक ऐसे आदमी को लेकर जा कर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा, जो दरवाज़ा तोड़ने में माहिर था। ये हमारे इलाके में ही रहता था। इसके पास एक बहुत बड़ा हथौड़ा था। एक ही वार से दरवाज़ा का ताला दूसरी तरफ से टूट सकता था। मैं इस आदमी को लेकर चला गया, लेकिन जब वापस आया तो पता चला कि किसी तरह नादिया वहाँ पर पहुँच चुकी थी और अब वो अपने बाप को अपनी तरफ बुला रही थी। लेकिन जमाल को न जाने क्या हुआ, वो अपनी बेटी की बात नहीं सुन रहा था। मैं भी इसी तरह भाग उठा ताकि मैं भी जाकर नादिया बेटी की मदद कर सकूं। लेकिन इसके बाद लोगों ने ऐसा मंजर देखा जो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन था। नादिया जमाल को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी। हमें इनकी आवाज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन वो यही कह रही होगी कि बाबा आ जाएं, ऐसा ना करें, वापस आ जाएं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर लोगों ने बताया कि देखते ही देखते जमाल ने इमारत से छलांग लगा दी। वो दिन हम सब की ज़िंदगी में एक अजीब सा दिन था। कहने को तो हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अगर हुआ भी था तो हमें नहीं पता था, पर हमारी आंखों के सामने जब ये सब कुछ हुआ तो हम लोग बहुत ही हैरान रह गए। अभी अभी ये बात एक पहेली बनी हुई थी कि जमाल ने खुदकुशी क्यों कर ली, इसने ऐसा क्यों किया। इसकी बेटी सख्त सदमे में थी, वो तो पास खड़ी थी। इसने जब ये सब कुछ देखा होगा तो इस पर क्या गुजरी होगी, और जो मुझ पर गुजर रही थी वो सिर्फ मैं ही जानता था। जब नादिया किसी तरह ऊपर पहुंच ही गई थी तो जमाल ने दरवाज़ा भी खोल दिया था, तो फिर बाकी के लोग ऊपर क्यों नहीं जा सके। नादिया इस घर में अकेली रह रही थी। मेरी बीवी ने कहा
इसे अपने घर बुला लेते हैं, हमारी भी कोई औलाद नहीं, इसे अपनी बेटी बना लेंगे, वो अकेली लड़की कैसी रहेगी। मैंने कहा पहले इससे तो पूछ लो कि वो रहना चाहती है या नहीं। अभी तो इसके साथ रहने के लिए इसकी एक सहेली आई हुई थी, लेकिन जब रात हुई तो हमने देखा कि घर के बाहर कोई गाड़ी रुकी है और इसमें कुछ लोग उतरे हैं जो घर में दाखिल हुए हैं। फिर मुझे वहाँ पर एक कारी साहब नज़र आए। सुबह होते ही तो मैंने इस सहेली से पूछा कि रात को कौन लोग आए थे, तो अंदर क्या हुआ। तो इसने कहा कि नादिया का निकाह पढ़वा दिया है, जाहिर है अब वो घर में अकेली तो नहीं रह सकती थी। मैंने कहा किसके साथ, तो कहा क्या पढ़वाया है, तो मुझे बताओ। तो हम भी तो आखिर हम भी तो पड़ोसी हैं। तो इसके दोस्त ने बड़े अजीब अंदाज में कहा कि पड़ोसी हैं ना, रिश्तेदार तो नहीं, दूसरे के मामले में क्यों बोल रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। इसका शौहर इसे वहाँ से ले गया, घर खाली हो गया। घर वैसे भी किराए का लड़कियों से नादिया ने शादी की। वो कोई और नहीं बल्कि फ़रीद ही था, वही लड़का जो पहले ही इस मोहल्ले की कितनी लड़कियों को पागल बना चुका था। लेकिन अब इसने नादिया से शादी कर ली थी। सुना था कि वो दोनों ये इलाका छोड़कर कहीं चले गए हैं। ज़िंदगी इसी तरह गुजरते रही, 2-4 साल गुजर गए। अभी भी मैं जमाल की कब्र पर कभी कभी चला जाता हूँ, फातिहा ख़वानी करवा लेता हूँ। ये मैं सोचता हूँ कि मैं इंसान जो अपनी बीवी के चले जाने पर भी नहीं टूटा। जवानी में इसकी बीवी इस दुनिया से चली गई, इसकी औलाद सिर्फ 2 साल की थी। सुनने में आता है कि जब इसकी बीवी इस दुनिया से गई तो फिर वो इसे हामदा थी। इसने इतने बड़े दुख को बर्दाश्त किया, सारे ज़माने से लड़ झगड़ कर अपनी बेटी को पाला, इसे अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया, इसके लिए मेहनत के दिन रात जागा। एक मर्द होकर वो काम भी किए जो औरत के करने के होते हैं, लेकिन तब इसने हिम्मत ना हारी। तो फिर आप वो ये सब कुछ कैसे गुजरे कर रही। इस बात का जवाब मुझे इस पूरे 3 साल बाद ही मिल गया, जब मैंने नादिया को बाज़ार में देखा। वो एक चौक पर खड़ी थी और भीख मांग रही थी। मुझे देखकर भाग उठी, मैं भी हैरान रह गया। फिर मैंने इसे बुलाया, एक साइड पर बैठाया। मैंने कहा नादिया बेटी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने। अगर तुम पर इतने बुरे हालात थे तो तुम मेरे पास आ जाती, अपने चाचा के पास आती, तो मुझे पता था कि इसके आवारा शौहर ने इसे छोड़ दिया होगा। इसने कहा कि आपके पास किस मुँह से आती, आप तो मेरी हकीकत जानते हैं ना। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसने कहा कि मैंने ही किया था वो सब कुछ। जब मैं ऊपर चली गई तो मैंने फिर से दरवाजे को कुंडी लगा दी थी ताकि कोई ऊपर ना आ सके। बाबा को बता दिया था कि फ़रीद से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन बाबा मेरी शादी इससे नहीं करवाना चाहते थे। वो फ़रीद ही था जिसके प्यार में मैं पागल थी। हम लोग लड़ते थे तो मैं अपने आप को ज़ख्मी करके इसे मना लेती थी। इसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में इस तरह फंसाया कि मैं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा देती थी। इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरी बाबा से बहुत बड़ी लड़ाई हुई। मैंने बाबा से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बाबा ने कहा जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं ये नहीं होने दूँगा। मैंने तुम्हें इसीलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, तुम्हें एक नकारा इंसान के पल्ले बांधूं और तुम्हारी ज़िंदगी दोज़ख हो जाए। मैंने भी कह दिया कि फिर मैं आपके मरने का इंतज़ार करूँगी, जब आप मर जाएंगे तो मैं फिर से शादी करूँगी। मेरी बाबा को ये बात बहुत बुरी लगी, वो बुरी तरह से टूट गए, जाकर इस इमारत के ऊपर खड़े हो गए। लेकिन वो खुदकुशी नहीं करना चाहते थे, वो शायद मुझे डराना चाहते थे कि मैं अपना फ़ैसला वापस ले लूं। मैंने इन्हें कहा था कि इस वक्त जब मैं वहाँ खड़ी थी मैं यही कह रही थी कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, बस करें ये बचकाना। वो मुझे कह रहे थे कि तुम वादा करो कि फ़रीद का नाम भी नहीं लोगी तो मैं नीचे उतर जाता हूँ। लेकिन इस तरह मेरे ख्वाब तो पूरे होने वाले नहीं थे। और फिर मैंने वह किया जो सामने देखा। बाबा ने खुदकुशी नहीं की थी। ये बात सुनकर मैंने ऐसे सांस ली जैसे मुझ पर मेरी ही सांस से बारी हो रही थी। मुझे इस बात का शक था क्योंकि नादिया ने दरवाजे को अंदर से बंद किया था ताकि कोई वहाँ पर ना आ सके। और जब फ़रीद ने खुदकुशी की तो वो पीछे खड़ी थी। नीचे खड़े लोगों को यही लग रहा था कि जैसे वो अपने बाप को रोक रही है, लेकिन असल में इसे धक्का देने वाली वही थी। आज इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, वो मांग तांग कर गुजारा करती थी। मैंने इसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे इस पर रहम आ रहा था। वो नादान थी, इसने ये सब कुछ नादानी में किया था। पर इसने इनकार कर दिया और कहा कि यही मेरी सज़ा है, मैं जाकर खुदकुशी कर सकती हूँ, लेकिन खुदकुशी नहीं करूँगी। इसी तरह सिसक कर अपनी ज़िंदगी को गुजारूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ही अब मेरी सज़ा है। वो वहाँ से चली गई। इसके बाद भी मैंने इसे कई दफ़ा तलाश करने की कोशिश की, कहीं मुझे बाज़ार में दिखाई दे जाए। प्राइवेट महीने वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। पता नहीं वो किस हाल में है। ऐसी बदबख्त औलाद किसी हाल में होगी जिसने अपने इतने मोहब्बत करने वाले बाप को कुछ महीनों की झूठी
मोहब्बत की खातर मार दिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।